हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेविटी क्लासेस। इस वीडियो में हम 4 सितंबर सेकेंड शिफ्ट के सॉल्यूशंस देखेंगे और इसमें कुछ काफ़ी इजी क्वेश्चंस भी आए थे, तो हम लोग धीरे धीरे करके सारे क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश करेंगे एक एक करके। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो बहुत ईजी है जो आपके सामने लिखा हुआ है, द कॉन्ट्रापॉजिटिव ऑफ दिस स्टेटमेंट, इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल्स टू ए देन एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल्स टू ए। तो हमें पता है कि P इम्प्लाइज Q का कॉन्ट्रापॉजिटिव क्या होता है, इंटरचेंज करो और निगेशन लगा दो, मतलब कि इसका कॉन्ट्रापॉजिटिव होता है निगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज निगेशन ऑफ P। बाद वाले को पहले लिखो, पहले वाले को बाद में लिखो और निगेशन लगा दो। तो बाद वाला स्टेटमेंट क्या है, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल्स टू, तो ये पहले आएगा, इसका निगेशन हो जाएगा। तो इफ एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल्स टू ए देन एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल्स टू ए, पहले वाले का निगेशन लगा दिया। तो मेरे ख्याल से ऐसा सेकंड ऑप्शन में हो रहा है, इफ एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल्स टू ए देन एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल्स टू ए। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। अब ये सेकंड क्वेश्चन है, इसकी लैंग्वेज हमें अच्छे से पकड़नी थी, क्वेश्चन बिल्कुल टफ नहीं है। क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि हमारे पास 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जिसमें एक ही ऑप्शन सही है। ठीक, आप क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूं उसको समझो कि हमारे पास 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जिसमें एक ही ऑप्शन सही है। एक स्टूडेंट है, उसने 6 के 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, तो कितने तरीके से वो एग्जैक्टली 4 क्वेश्चन सही कर सकता है। अब ये ध्यान देना, यहां पर उसने 6 के 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और हम चाहते हैं कि एग्जैक्टली 4 सही हो। इसका मतलब हुआ कि उसके 2 गलत भी करवाने पड़ेंगे, है ना। ये लैंग्वेज पकड़नी है अपने को। इसने ये बोला है ना कि इफ ही हैज अटेम्प्टेड ऑल 6 क्वेश्चंस, ठीक, तो क्या किया जाए। तो पहले तो ये सोचो कि अगर कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ABCD जिसमें ऑप्शन है, तो एक ऑप्शन सही है तो सही ऑप्शन टिक लगाने का एक ही तरीका होगा कि ABCD में जो सही हो उसको टिक लगा दें। लेकिन गलत आंसर टिक लगाने के आपके पास कितने तरीके हैं, गलत आंसर टिक लगाने के आपके पास 3 तरीके हैं। ठीक, अब बात समझना। अब हमें एग्जैक्टली 4 क्वेश्चन सही करने, तो पहले हम डिसाइड करेंगे कौन से 4 सही करेंगे। तो 6C4 इनटू, अब जो सही वाला क्वेश्चन है उसमें टिक लगाने का एक ही तरीका है, तो चारों जो हमने सेलेक्ट किए उनमें टिक लगाने का एक ही तरीका होगा, तो 1 की पावर 4। बचे 2 क्वेश्चन, उनमें हमें रॉन्ग ऑप्शन टिक करना है। तो जो 2 क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है उसमें रॉन्ग ऑप्शन टिक करने के 3 तरीके, और जो दूसरा बचा है उसमें भी रॉन्ग ऑप्शन टिक करने के 3 तरीके। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 6C4 6C2 के बराबर होता है, तो 6 × 5 अपॉन 2 × 1 यानी कि 15 × 9। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 135। ठीक, अगर इसमें केवल ये बोला होता कि कितने तरीके से वो 6 में 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता है तो आंसर केवल 6C4 होता, सॉरी 4 क्वेश्चन सही कर सकता है या 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता है। लेकिन इसमें ये बोला कि उसने 6 के 6 अटेम्प्ट भी किए, है ना। 6C4 आंसर केवल तब होता कि जब वो 6 में से 4 ही अटेम्प्ट कर रहा है, या फिर 6 में से उसने 4 अटेम्प्ट किए हैं और चारों सही हो गए, इस तरीके से, है ना। तो उस केस में केवल 6C4 आंसर होता है। इसमें हमें 2 गलत करवाने जरूरी थे। ठीक, अब ये क्वेश्चन है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 2 टू द पावर sin x प्लस 2 टू द पावर cos x। देखो, अगर नॉर्मल AMGM इनइक्वालिटी का यूज होता तो मिनिमम वैल्यू तो बड़ी आसानी से आ जाती, मैक्सिमम वैल्यू में थोड़ी सी तिकड़म लगा के AMGM इनइक्वालिटी से लाया जा सकता है। लेकिन हमारे पास मिनिमम मैक्सिमम निकालने का एक ही तरीका तो होता नहीं है AMGM इनइक्वालिटी, हमारे पास डिफरेंशिएशन भी तरीका होता है। तो हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू डिफरेंशिएशन की हेल्प से निकालने की कोशिश करेंगे। आप इसकी मिनिमम वैल्यू उससे AMGM इनइक्वालिटी से भी निकालने की कोशिश करना। तो चलो देखते हैं। तो डिफरेंशिएशन के लिए क्या करें, इसको fx मान लें, 2 टू द पावर sin x प्लस 2 टू द पावर cos x। और अगर तुम इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो 0 से π/2 में ही आएगी। क्यों 0 से π/2 में आएगी, क्योंकि 0 से π/2 में साइन और कॉस दोनों पॉजिटिव होंगे, और 2 टू द पावर x जो होता है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, तो तुम उसको बड़े नंबर दोगे तो वो बड़ी वैल्यू देगा। तो 0 से π/2 में दोनों ही साथ साथ पॉजिटिव होंगे, तो वहीं पर मैक्सिमम वैल्यू आएगी। ऐसी कोई बोले कि मिनिमम वैल्यू कहां पर आने का चांस है, तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में आने का चांस है। क्यों, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही निगेटिव हो रहे होंगे, दोनों ही अपनी नेगेटिव वाली वैल्यूज दे रहे होंगे। फिलहाल मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो हम लोग ने ये गेस कर लिया है कि भाई ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आने वाली है। ठीक, तो अब बस क्या करें, डिफरेंशिएट करें इसको। तो f' इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर sin x इंटू ln2
इंटू कॉस एक्स प्लस 2 टू द पावर कॉस एक्स इंटू ln2 इंटू माइनस साइन एक्स। ठीक, ये ऐसे लिख दिया। और मैक्सिमा और मिनिमा के लिए डेरिवेटिव को क्या करते हैं हम लोग, जीरो करते हैं। तो इसको अपन लोगों ने जीरो कर दिया। तो इसको जब जीरो किया तो ये आ गया 2 टू द पावर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। ठीक, ln2 तो कैंसिल हो गया दोनों तरफ से। इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लो, थोड़ा सा रीअरेंज करोगे तो 2 टू द पावर साइन एक्स अपॉन साइन एक्स इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स आ जाएगा। अब जरा सोचो कि ये दोनों कब बराबर होंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सोचना बहुत ज़्यादा आसान है, एकदम सेम टाइप के फंक्शन है, बस एक जगह साइन एक्स आ गया, एक जगह कॉस एक्स आ गया। तो ये दोनों तभी बराबर होंगे, साफ साफ दिख रहा है, जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन बराबर होगा, साइन एक्स एंड कॉस एक्स। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन एक्स एंड कॉस एक्स कहाँ पर बराबर होते हैं, π/4 पर। तो यानी कि यहाँ से हम लोग डायरेक्ट सोच सकते हैं कि x की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या आएगी, π/4 आएगी। और ये हम पहले डिसाइड कर चुके थे, जो मैक्सिमम वैल्यू मिलने वाली है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही मिलेगी। तो x इज इक्वल्स टू π/4 पे अपने को क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। और कोई वैल्यू क्यों नहीं आएगी, क्योंकि फिर और कोई भी वैल्यू देखोगे तो sin x और cos x बराबर नहीं होंगे। sin x cos x बराबर नहीं होंगे तो ये चीज़ भी बराबर नहीं होगी, है ना, 0 से π/2 में। तो चलो अब मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेते हैं फाइनली। f ऑफ π/4 पे आ रही है, तो वो कितनी आ जाएगी, 2 टू द पावर साइन एक्स यानी कि 2 टू द पावर साइन π/4 यानी 2 टू द पावर 1/√2 प्लस 2 टू द पावर अगेन 1/√2। तो 2 टू द पावर 1/√2 प्लस 2 टू द पावर 1/√2 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 टाइम्स हो गया दिस, और 2 की पावर 1 प्लस 1/√2। सो दिस वॉज अ डिसेंट प्रॉब्लम एंड आई होप जो तरीका यहाँ पर फॉलो किया गया है वो आपको अच्छे से क्लियर होगा। अब अगेन वेक्टर का बहुत सिंपल क्वेश्चन कि यहाँ पर हमें ये ए वेक्टर दे रखा है और हमें इस चीज़ की वैल्यू निकालनी है, और ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट लिखा हुआ है। तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे हम लोग लगाते हैं, अगर नहीं याद है तो एक बार जल्दी से, कि P क्रॉस Q क्रॉस R अगर होता है तो क्या आता है, दूर वाले के साथ डॉट, तो P डॉट R इंटू क्यू वेक्टर माइनस P डॉट Q इंटू R वेक्टर। ठीक है, ऐसा कुछ आता है। तो अब यहां पे ही वही देखते हैं। तो पहले आई कैप का, आई कैप के साथ डॉट होगा वो 1 होगा और फिर वो ए वेक्टर से मल्टीप्लाई होगा। तो यहां पर पहला टर्म क्या आ जाएगा, ए वेक्टर है ना, इसका इसके साथ डॉट लिया और फिर ए से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस फिर आएगा ए डॉट आई इंटू आई कैप, मतलब ए डॉट आई कैप इंटू आई कैप। तो ए डॉट आई कैप कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, और इंटू आई कैप तो ये कितना आ जाएगा 2 आई कैप और इसका स्क्वायर, प्लस ये कितना आ जाएगा जे डॉट जे 1 आ जाएगा। अब सेम लॉजिक से ही देखो, और फिर इंटू ए वेक्टर, तो ये ए वेक्टर माइनस, और फिर क्या आएगा ए डॉट जे 1 आएगा इंटू जे कैप आ जाएगा। ठीक है, ए डॉट जे कैप 1 आएगा तो ये आ जाएगा जे कैप, और ऐसे ही ये आ जाएगा ए वेक्टर माइनस ए डॉट के कितना आ रहा है 2 आ रहा है, और फिर इंटू के कैप, तो 2 के कैप, और यहां पर भी स्क्वायर और यहां पर भी स्क्वायर, मॉडुलस का स्क्वायर है। तो अब ए वेक्टर अगर हम लोग रखेंगे 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप, तो पहले में 2 आई कैप कैंसिल हो जाएगा, ये और ये, तो ये कितना बचेगा, है ना। इतना लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको मैं हर स्टेप एक्सप्लेन कर रहा हूं तो इसलिए लिख दे रहा हूं, का स्क्वायर प्लस फिर जे कैप हटेगा तो ये कितना आ जाएगा 2 आई कैप प्लस 2 के कैप का स्क्वायर प्लस ए माइनस 2 के, तो 2 के और 2 के कैंसिल हो जाएंगे, तो 2 आई कैप प्लस जे कैप का स्क्वायर। अब सारे मॉड का स्क्वायर करना है, तो इसका मॉड कितना आ जाएगा 1 + 4 और फिर √5 और उसका स्क्वायर तो 5, और ऐसे ही इसका 4 + 4 8 का रूट और फिर उसका स्क्वायर तो 8, और ऐसे ही लास्ट वाला 5, तो 8 और 5 13 और 5 18। सो दिस वाज इंडीड अ वेरी इजी प्रॉब्लम एंड मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने इसको कर लिया होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 है अगेन वेरी सिंपल, कि ओमेगा इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है और ये चीज अपने को दी हुई है, ए और बी दोनों ही क्या है, ए भी रियल है ना, a, b बिलोंग्स टू रियल नंबर। देन हमें वैल्यू ऑफ a + b निकालनी है। ठीक है, तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा 4 + ओमेगा स्क्वायर + 4 ओमेगा इज इक्वल्स टू
ए प्लस बी ओमेगा। अब यहाँ पर अपने को ओमेगा चाहिए, तो एक तरीका तो ये कि ओमेगा स्क्वायर ओमेगा की वैल्यू रख के और कंपेयर कर लो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को। लेकिन हमने देखा कि यहाँ पर ओमेगा है, तो हम इस ओमेगा स्क्वायर को भी ओमेगा के टर्म में लिख लें। और वो कैसे, अपने को ये पता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होता है 0। तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, -1 माइनस ओमेगा। तो ये आ गई -1 माइनस ओमेगा प्लस 4 ओमेगा इज इक्वल्स टू ए प्लस बी ओमेगा। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा भाई लोगों, ये आ जाएगा 3 प्लस 3 ओमेगा इज इक्वल्स टू ए प्लस बी ओमेगा। तो कंपेयर कर लो, ए और बी रियल नंबर हैं तो कंपैरिजन आसानी से किया जा सकता है। तो a बराबर b बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। तो a प्लस बी पूछा गया तो कितना हो गया, 6 हो गया। तो अगेन इजी प्रॉब्लम और सभी को क्लियर होनी चाहिए। फिर ये एक फैमिली ऑफ सर्किल पे है कि सेंटर ऑफ अ सर्किल एस पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ सर्किल दिस एंड दिस लाइज ऑन द लाइन दिस देन एस पासेस थ्रू। मतलब हमें इस सर्किल की इक्वेशन निकालनी है जो कि दो गिवन सर्किल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रहा है और उस सर्किल का सेंटर इस लाइन पर लाई हो रहा है। उसकी इक्वेशन आ जाएगी तो उसके बारे में कुछ भी पूछा जाए, उसकी हिस्ट्री ज्योग्राफी कुछ भी पूछ लिया जाए तो हम सब बता देंगे। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या है कि सर्किल की इक्वेशन निकालनी है। तो अगर दो सर्किल हैं S1 और S2, तो S1 और S2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाले फैमिली ऑफ सर्किल्स की इक्वेशन हम लोग कैसे लिख सकते हैं, S1 प्लस लैम्डा टाइम्स, अब कुछ लोग यहां पर S1 प्लस लैम्डा S2 इज इक्वल टू 0 लिखते हैं, लेकिन उससे बेटर होता है S1 प्लस लैम्डा S2 माइनस S1 इज इक्वल टू 0। ये S2 माइनस S1 क्या है, बेसिकली कॉमन कॉर्ड है ना। तो S प्लस लैम्डा L इज इक्वल टू 0 फॉर्मेट का यूज कर दिया और वो लाइन कैसे लाए हम लोग, कॉमन कॉर्ड की हेल्प से। तो चलो S1 लिखते हैं, S1 में यहां पर ये x होगा है ना, ये x लिखा हुआ है 6x, तो ये कितना आ जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 6x प्लस S2 माइनस S1 या S1 माइनस S2 कुछ भी लिखो, वो तुम्हारी मर्जी है ना, वो तो लैम्डा एडजस्ट कर देगा उसको। तो मान लो हम लोग ने S1 माइनस S2 लिख दिया तो दिस माइनस दिस आएगा, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, माइनस का 4y प्लस का हो जाएगा और वो माइनस में ही रहेगा। तो ये आ जाएगा प्लस का, यहां पर लैम्डा लिख लेते हैं, हाँ, तो ये आ जाएगा प्लस का लैम्डा टाइम्स, हम लोग ने कितना बोला था, ये आ जाएगा प्लस में 4y माइनस 6x इज इक्वल्स टू 0। ये क्या है, बेसिकली इन दोनों सर्किल की कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन दे रखी है। अब बस अपना ऑब्जेक्टिव है किसी तरीके से हम लैम्डा की वैल्यू निकाल लें, तो उसके लिए ये इन्फॉर्मेशन यूज करेंगे कि सेंटर इस लाइन पर आएगा, तो उसके लिए पहले इसको उस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेते हैं सर्किल के। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x कॉमन आएगा, लैम्डा प्लस 1 आएगा प्लस 4 लैम्डा वाई इज इक्वल्स टू 0। तो इस सर्किल का सेंटर कितना दिख रहा है, इस सर्किल का सेंटर दिख रहा है माइनस जी माइनस एफ है, तो ये आ जाएगा 3 लैम्डा प्लस 1 ना, अब सेंटर लिखना तो आता होगा सभी को, माइनस 2 लैम्डा, ये हो गया इस सर्किल का सेंटर। और इस सेंटर को अब कहां पर लाई करवाने वाले हैं हम लोग, इस लाइन पर। तो 2 टाइम्स 3 लैम्डा प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा, इस लाइन पे लाई करवाओगे तो 6 लैम्डा प्लस 6, और ऐसे ही इस पॉइंट को यहां पर रखेंगे तो माइनस का 2 लैम्डा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 6 लैम्डा और प्लस का 12 इज इक्वल्स टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू आ गई, ये 12 और 6 18 होगा, उधर जाके माइनस 18 और 6 लैम्डा 12 नीचे जाके डिवाइड होगा, तो माइनस का 18 अपॉन 12 आ गई, ठीक, यानी कि माइनस का 3/2, और वो लैम्डा की वैल्यू हम लोग कहां पे लाके पटक देंगे, यहां पर, ठीक। तो फाइनली हमारे सर्किल की इक्वेशन आ जाएगी, तो वो क्या आ जाएगी, चलो जल्दी से देख लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, लैम्डा या माइनस 3/2, तो माइनस 3/2 प्लस 1 माइनस का 1/2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 से एक ये 6 का फैक्टर कैंसिल होगा, तो ये कितना आ जाएगा, प्लस का 3x, और फिर क्या बचा 4 लैम्डा वाई, तो यहां पर रखेंगे 4 3 12 और एक 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 6y आ जाएगा सपोज इज इक्वल्स टू 0। तो सर्किल की इक्वेशन आ गई। तो अब हाथी निकल चुका है, बस पूछ बाकी है, तो अब बस आपको ऑप्शन चेक करके देखना है कि कौन सा ऑप्शन कौन सा पॉइंट लाई कर रहा है, तो वो आप चेक करके देखना ना। आई थिंक ये वाला पॉइंट लाई कर रहा होगा, तो एक बार और जल्दी से देख भी लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, तो ये कितना आ गया 45, ठीक है।
फिर 45 -9 -36, ठीक है, तो यही पॉइंट लाई कर रहा है, तो डी ऑप्शन अपना करेक्ट हो गया। ठीक, चलिए अब ये क्वेश्चन देखते हैं, सिंपल सा है और ऐसा क्वेश्चन किसी और शिफ्ट में भी आया था कि इसमें 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स इसके एक्सपेंशन में उनका रेशियो दे रखा है और फिर ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट के बारे में बताया है। तो इसमें हम 2 चीज़ ध्यान रखेंगे। पहली चीज़ तो कि 2 कंसेक्यूटिव बाइनोमियल कोफिशिएंट का रेशियो क्या होता है, NCR अपॉन NCR-1 इज इक्वल्स टू n-r+1 अपॉन r होता है। और यहाँ पर आपको ध्यान देना है क्या कि जो r यहाँ पर है वही r यहाँ पर है और वही r यहाँ पर है ना, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और यहाँ पर n की जगह n+5 है तो वो तो मैनेज कर लेंगे। दूसरी बात अपने को पता है कि 1 + x की पावर n का जनरल टर्म कितना आता है, NCR x की पावर r। तो ये अगर ध्यान दो तो r+1th टर्म में बाइनोमियल कोफिशिएंट कितना आ रहा है, NCR, यानी एक छोटा आ रहा है। मतलब कि 8वें टर्म में बाइनोमियल कोफिशिएंट कितना आएगा, मान लो कि हाँ 8वें टर्म में बाइनोमियल कोफिशिएंट कितना आएगा, NC7 है ना। 12वें टर्म में बाइनोमियल कोफिशिएंट कितना आएगा, NC11। ठीक, चलो अब हम लोग ने ये मान लिया कि हमें रेशियो TR+1, TR+2 और TR+3 का दे रखा है। ठीक, और वो कितना दे रखा है, 5:10:14। तो सबसे पहले इन दोनों को यूज करेंगे और फिर इन दोनों को यूज करेंगे। n और r में 2 इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहली चीज अपने को क्या दे रखी है, TR+2 अपॉन TR+1 इज इक्वल्स टू 10/5, बोले तो 2। और TR+2 का बाइनोमियल कोफिशिएंट कितना होगा, एक छोटा, यानी कि n+5 है ना, n+5 लिखना नहीं बोलेंगे, n+5c r+1 अपॉन n+5 CR। और ये कितना दे रखा है, ये अपने को दे रखा है 2। तो NCR अपॉन NCR-1 होता है n-r+1 CR। तो यहां से बना लेंगे, n का काम कर रहा है n+5, तो n+5 -r+1 अपॉन, यही चीज कहां आती है, नीचे आती है। तो ये कितना हो जाएगा, r+1 इज इक्वल्स टू 2। तो एक इक्वेशन अपनी यहां से जनरेट हो जाएगी। वो कैसे जनरेट हो जाएगी, जल्दी से लिख लेते हैं। तो ये आ जाएगा n+, ये 1 और -1 तो कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा n+5 -r इज इक्वल्स टू 2r+2। ठीक है कि नहीं। तो यहां से फाइनली अपनी इक्वेशन क्या बनेगी कि n-3r इज इक्वल्स टू 2 - 5, बोले तो -3। ठीक, इसको बोल दिया फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी चीज दी है TR+3 और TR+2 का रेशियो कितना दिया है, 14/10। तो वो भी देखते हैं। तो TR+3 अपॉन TR+2 इज इक्वल्स टू 14/10, यानी कि 7/5। अब वही फॉर्मूला लगाएं तो क्या आ जाएगा, n, या पहले लिख लेते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट लिख लेते हैं। तो इसका क्या आएगा, एक छोटा, यानी n+5c r+2, और यहां पर आ जाएगा n+5c r+1 इज इक्वल्स टू 7/5। अगेन वी हैव बाइनोमियल कोफिशिएंट्स ऑफ 2 कंसेक्यूटिव टर्म, रेशियो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स ऑफ 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स। तो ये कितना आ जाएगा, n+5 -r+2 +1 अपॉन r+2। ठीक, इज इक्वल्स टू 7/5। ठीक, फिर से वही क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करो और देखो कितना आ रहा है। तो 5n आएगा, ये कांस्टेंट टर्म कितना आ जाएगा, 5 - 2 3 और +1 4, तो 5 4 जा 20 आ जाएगा, और माइनस का 5r इज इक्वल्स टू 7r+14। ठीक, तो यहां से आ गया 5n माइनस का 12r इज इक्वल्स टू 14 माइनस कितना 20, यानी कि माइनस का 6। तो देखो एक इक्वेशन ये रही n और r में, और दूसरी इक्वेशन ये रही n और r में ना। तो 2 इक्वेशन 2 अननोन हम लोग को बचपन से सॉल्व करना आता है, तो वो मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं कि n और r में 2 इक्वेशन है, उसको आराम से सॉल्व कर लेना। तो n की वैल्यू आ जाएगी 6। ठीक, और शायद r की वैल्यू निकाल के रखना, वो 3 आएगी। ठीक है, तो वो तो खैर इतना बड़ा इशू नहीं। हाँ, r की वैल्यू 3 आ जाएगी, n को 6 रखेंगे तो और r को 3 रखेंगे, तो 6 - 9 -3 आ जाएगा। तो n की वैल्यू 6। अब इसमें पूछा है ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट, तो n की वैल्यू 6 आने से एक्सपेंशन क्या बन गया, 1 + x की पावर
11, 6 + 5 11। तो इसमें ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट यानी ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या आएगा, मिडिल टर्म का आएगा, जो कि इसमें दो होंगे क्योंकि n ऑड है। तो वो कौन से होंगे, 11C5 लिखो या फिर 11C6। तो ये होंगे ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट। तो अब बस क्या करना है, अपने को इनकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो 11C5 की कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 11 × 10 × 9 × 8 × 7 आएगा ना। ठीक, चलो हाँ ठीक, 5 बार ओपन कर दिया। और ऐसे ही 5 × 4 × 3 × 2 × 1 है ना। तो सिंपल सी कैलकुलेशन है, तो ये तो अपन कैलकुलेट कर ही लेंगे। 5 × 2 = 10 हो जाएगा, और उसके बाद 3 × 3 = 9 और 4 × 2 = 8 है ना। तो 3 × 2 = 6 और 42 × 11, तो 42 × 10 आ जाएगा 420, और एक 42 ऐड कर दें तो कितना आ जाएगा 462। तो आंसर शुड बी 462। तो देख लेते हैं किसी ऑप्शन में है ऐसा, तो बिल्कुल है, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। ठीक, थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, लेकिन अगर हम कैलकुलेशन ध्यान से करेंगे तो कहीं गलती होने का स्कोप नहीं है, फिर मतलब फिर तो आंसर सही आएगा। तो बस कैलकुलेशन ध्यान से करनी है, और बाकी कंसेप्ट जो इन्वॉल्व है वो आप पहले से ही पढ़ते हो, बोर्ड में भी ऐसा क्वेश्चन आता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो, उसके बाद एक ये है क्वेश्चन 8 कि इसमें दो लोग हैं, ए और बी, और एक कोई गेम खेल रहे हैं, पेयर ऑफ डाइस फेंकने वाला, जब तक कोई एक जीत नहीं जाता। ए तब जीतेगा जब सम ऑफ डाइस ऑन दी नंबर्स अपीयर टू बी 6, और बी तब जीतेगा जब 7 आए। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि ए ये गेम जीतेगा अगर ए गेम को स्टार्ट कर रहा है? तो पहले तो हमें ए और बी के रेस्पेक्टिव जीतने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, हम एक पेयर ऑफ डाई रोल करेंगे, अगर उस पर 6 आ गया तो ए जीत गया, अगर सम 6 आ गया, अगर सम 7 आ गया तो बी जीत गया। लेकिन अगर इनमें से कुछ नहीं आया तो गेम आगे कंटिन्यू होता रहेगा। ठीक, तो मतलब गेम कैसे चल रहा है कि ए ने गेम स्टार्ट किया, ए ने 2 पेयर ऑफ डाई रोल किए, और मान लो सम 6 आ गया, तो बस गेम वहीं पे खत्म, बी को मौका ही नहीं मिलेगा, ए जीत गया, है ना। और मान लो कि सम 6 नहीं आया तो फिर बी की बारी आएगी। अब मान लो बी का 7 आ गया तो गेम वहीं पे खत्म, बी जीत गया, सब लोग घर चले। लेकिन अगर 7 नहीं आया तो फिर से वापस ए की बारी आएगी। तो ऐसे करके गेम चलता रहेगा जब तक दोनों में से कोई एक जीत ना जाए। तो पहले तो ये देखते हैं किसी पर्टिकुलर ट्रायल में ए और बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है, और हमें फाइनली ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो ये देखो कि ए कैसे जीत सकता है, 6 आना। तो कैसे कैसे 6 आ सकता है, 5 1 आ जाए, 1 5 आ जाए, 2 4 आ जाए, 4 2 आ जाए, या फिर 3 3 आ जाए। तो ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 5/31, और इसको हम लोग ने बोल दिया P, है ना। इसको हम लोग P से डिनोट कर दे रहे हैं। तो ए के ना जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई फिर, 31/36। ठीक, मतलब अपने पर्टिकुलर ट्रायल में जब ए थ्रो करा तो उसके ना जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी, 31/36। अब जरा बी के जीतने के तरीके, बी के लिए अपने को सम चाहिए 7, तो 1 6 और फिर 6 1, 2 5 और 5 2। और मुझे लगता है और कोई कॉम्बिनेशन बनेगा कि बन रहा है, एक और बन जाएगा। कौन सा, 7 चाहिए ना सम, तो 4 3 और 3 4, शायद यही बनेंगे। एक बार चेक कर लेते हैं, 7 7 आ रहा है हर जगह, तो ये 6 कॉम्बिनेशन बनेंगे। ठीक, और उसके बाद इसके जीतने की प्रोबेबिलिटी फिर कितनी हो गई, अगर इसको हम लोग P' से डिनोट कर दें तो P' अपने पास आ गया 6/36, यानी कि 1/6। और ना जीतने की प्रोबेबिलिटी यानी कि Q' कितनी हो गई, 5/6। ठीक, इतनी बात सभी को क्लियर। चलो, अब ए को हम लोग जिताते हैं इस गेम में। तो चलो, प्रोबेबिलिटी दैट ए विंस द गेम। तो सबसे पहला तरीका क्या है कि ए पहले ही ट्रायल में जीत जाए, गेम वहीं पे खत्म। ठीक, उसके बाद और कैसे ए जीत सकता है, और ए ऐसे जीत सकता है कि पहले में वो ना ला पाए, तो यानी कि उसको हम लोग Q से डिनोट कर दें। और फिर जब ए नहीं जीता है तो बी भी ना जीते, तो बी ना जीतने की प्रोबेबिलिटी हम लोग ने किससे लिखी थी, Q' से लिखी थी। तो वो कितना हो जाएगा, Q', और फिर पलट के ए जीत जाए। ठीक, मतलब कि ए सम 6 ना ला पाए, फिर बी सम 7 ना ले पाए, और फिर ए सम 6 ले आए। और क्या हो सकता है कि ए ना जीत पाए, बी भी ना जीत पाए, फिर ए ना जीत पाए, फिर बी ना जीत पाए, और फिर ए जीत जाए।
तो ऐसे करके a के जीतने के ये इतने तरीके अपने पास आ गए। तो p की वैल्यू हम लोग ने कितनी कैलकुलेट की थी, 5/31। तो 5/31, फिर a के ना जीतने की, सॉरी 5/36, इसको सही कर लेते हैं यहाँ पर, ये कितना हो जाएगा 5/36 होगा, ऑब्वियस है, ठीक, इतने बड़े तो हो ही, तुम लोग समझ जाओगे अभी चीज़। तो 5/36, उसके बाद a के ना जीतने की 31/36 और q के ना जीतने की 5/6 और वापस पलट के a के जीतने की 5/36, ठीक। और आगे बढ़े हम लोग, अब ये देख सकते हो एक आसान सी जीपी बन जाएगी, ठीक है। तो अब आगे क्या होगा, देखो q का स्क्वायर आ रहा है, q डैश का स्क्वायर आ रहा है और p आ रहा है, तो q का स्क्वायर कितना हो जाएगा, q का स्क्वायर हो जाएगा 31/36 का स्क्वायर। तो अगेन बस कैलकुलेशन है और एज सच कुछ नहीं है। q डैश का स्क्वायर हो जाएगा 5/6 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5/6 का स्क्वायर और फिर पलट के फिर से a जीत जाए यानी कि 5/36 एंड सो ऑन, ठीक। तो एक सिंपल सी जीपी बनी है, a/1 - r का फॉर्मूला लगाएंगे और अपना आंसर आ जाएगा। तो जरा देख लेते हैं कि फर्स्ट टर्म कितना है। फर्स्ट टर्म है 5/36/1 माइनस, इस टर्म में क्या मल्टीप्लाई हुआ है, ये मल्टीप्लाई हुआ है, तो ये पूरा कॉमन रेशियो का काम करेगा। तो ये आ जाएगा 31 × 5/36 × 6, ठीक है। तो बस इसको कैलकुलेट कर लेते हैं और देख लेते हैं क्या आ रहा है भाई। तो ये आ जाएगा 5/36/36 × 6 216 और ये आ जाएगा 31 × 5 यानी कि 155। तो 155/36 × 6, ठीक। तो ये 36 से 36 कैंसिल हो गया, ये ऊपर आएगा 30 होगा और यहाँ से 45 और यहाँ से 60 यानी कि 61। तो 30/61 अपना आंसर हो गया, ठीक। तो आई होप ये सभी को क्लियर होगा। कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, बस केसेस बनाने थे। ऐसे ही आप सोच के देखना कि अब बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, और क्या सोचना, वो बहुत आसान है, या तो ए जीतेगा या बी जीतेगा। तो ए के जीतने वाली प्रोबेबिलिटी अगर हटा दो 1 से तो बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। बाकी ये यहाँ पे जो हम लोग ने 5/31 लिखा था वो ऑलरेडी बता दिया 5/36 होगा, ठीक। अब ये सिंपल सा एक डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन लिखना है। तो ऐसी चीज़ देखते ही आपको बताया जाता है कि ऐसी चीज़ देखते ही इसको टी मानने की टेंडेंसी आप में होनी चाहिए। तो इसमें आप ये भी कर सकते हो कि डायरेक्ट ln y + 3x को भी टी मान सकते हो, उससे भी हो जाएगा, है ना। लेकिन वो उतनी जल्दी कई लोगों को क्लिक नहीं करता है, तो मैं नॉर्मल y + 3x को टी मान के आपको समझाता हूँ। बाकी आप उससे भी मान के देखना डायरेक्ट ln y + 3x को, ठीक। तो ये हो जाएगा dy/dx + 3 = dt/dx, ठीक। dy/dx + 3 = dt/dx। यहां पर dy/dx + 3 की जगह क्या रखते हैं, dt/dx। चलो dt/dx = यहां पर कितना हम लोग ने रख दिया था t, तो ये आ जाएगा t और ये आ जाएगा ln t। तो वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट हो गया, ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन में फेवरेट फॉर्म है। तो dt इधर आएगा तो ये हो जाएगा ln t और फिर dt/t, ठीक है। और इधर आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ dx और इसको भी इंटीग्रेट कर देंगे। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए चाहो तो तुम t को कुछ मान लो या फिर डायरेक्ट सोच सकते हो कि ln t का जो डेरिवेटिव है वो dt के साथ लिखा हुआ है, तो ln t को अपने दिमाग में डायरेक्ट t मान के इंटीग्रेट कर लो। तो t का इंटीग्रेशन क्या होता है, t²/2। तो बस t की जगह क्या लिखा हुआ है, ln t, तो क्या हो जाएगा ln t का होल² ऐसे नहीं क्लियर है तो आप ln t को u मान लो। तो ln t का होल² = x + c और t किसके बराबर था, y + 3x के। तो ये आ गया फाइनली ln y + 3x का होल² = x + c। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है भाई लोगों, ऑप्शन आ रहा है बी। तो इंडीड अ वेरी इजी प्रॉब्लम, बस ये सब्स्टिट्यूशन करना था इसको या फिर डायरेक्ट इसको और अपना आंसर आ जाता, ठीक। चलो फिर एक ये क्वेश्चन है, इफ लिमिट t टेंडिंग टू x होगा, यहाँ पर x टेंडिंग टू x नहीं, t टेंडिंग टू x, this is equals to 0 and f1 is equals to e, then solution of fx is equals to 1 is, ठीक है। तो अब अगर आप ध्यान दो यहाँ पर, अगर t की जगह x रखो तो t² f²t, t की जगह x रखो तो t² f²t, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो 0 आ गया और नीचे भी 0 आ रहा है, तो ये 0/0 फॉर्म है, तो ऊपर नीचे डिफरेंशिएट कर सकते हैं।
तो ऊपर नीचे डिफरेंशिएट किया इसको, तो क्या आ जाएगा, लिमिट t टेंडिंग टू x, t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ध्यान रखना जिसकी लिमिट होती है उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता है। तो एक्स स्क्वायर इंटू 2f ऑफ t इंटू चेन रूल से f डैश t माइनस 2t इंटू एफ स्क्वायर एक्स अपॉन t का डिफरेंशिएशन 1 और x तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट हो रहा है हमारे इस लिमिट में, ये आ गया। ठीक, अब बस क्या करें, अब तो कुछ नीचे कुछ बचा नहीं, तो t की जगह x रख दें, तो उसको रखने से क्या आएगा, उसको रखने से आ जाएगा, और देखो जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन में निकाल लेंगे। t की जगह x रखोगे तो यहाँ पर x आएगा और यहाँ पर x आएगा, तो 2x f ऑफ t ये कॉमन आ जाएगा। देखो ध्यान देना, 2x सॉरी f ऑफ t नहीं, t की जगह तो x रख दिया, तो 2x f ऑफ x कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ से कितना बचा, यहाँ से बचा अपने पास x इंटू एफ डैश एक्स, और यहाँ से बचा अपने पास सिर्फ और सिर्फ एफ एक्स इज इक्वल्स टू 0। अब देखो दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 है, तो या तो एफ एक्स को 0 होना पड़ेगा या इसको 0 होना पड़ेगा, है ना। अगर हमें कुछ फंक्शन लाना है तो एफ एक्स 0 आइडेंटिकली नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता हमेशा एफ एक्स 0 हो। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी दे रखा है कि एफ एक्स की 1 पर तो 1 कब आ रहा है ये निकालना है, और 1 पर वैल्यू ई दे रखी है ना, तो एफ एक्स आइडेंटिकली 0 नहीं है, तो यानी कि ये चीज़ 0 नहीं होगी। तो फिर किसको 0 होना पड़ेगा, इसको 0 होना पड़ेगा, और ये एक सिंपल सी डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी भी अपने सामने। x इंटू इसको 0 करोगे तो कितना आ जाएगा, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और एफ एक्स की जगह क्या रख दिया, y, तो ये y आ गया, तो ये कितना आ गया, डी वाई अपॉन वाई इज इक्वल्स टू, तो बड़ी सिंपल सी डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, इज इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन एक्स। तो ये कितना आ जाएगा, ln मॉड y इज इक्वल्स टू ln मॉड x। ठीक, तो यहाँ लिख लेते हैं ln मॉड y इज इक्वल्स टू ln मॉड x प्लस ln c लिख दो या c लिख दो, वो सब चलेगा। तो कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए, मतलब ऐसा इसलिए लिख दिया ना, तो अब ये log a प्लस log b लग जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, ln c मॉड x, तो दोनों तरफ से log हटा देंगे, तो मॉड y बराबर c मॉड x। ठीक, अब हमें क्या दे रखा है, 1 पर वैल्यू e है, तो यहाँ पर e रखा, 1 पर वैल्यू e है, तो c की वैल्यू कितनी आ गई, e, तो आ गया कर्व मॉड y इज इक्वल्स टू e मॉड x। और क्या पूछा है कि किस x के लिए फंक्शन की वैल्यू 1 बन रही है, तो यहाँ पर 1 रख दिया, तो e मॉड x, तो मॉड x की वैल्यू आ गई 1 बाई ई, तो x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू होगी प्लस माइनस 1 बाई ई, और उनमें से कोई एक ऑप्शन तो मैच पक्की बात करोगे, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 बाई ई आ गई। तो अगेन सिंपल प्रॉब्लम था, बस LH रूल लगा के 0 को इक्वेट करके एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी थी, और एकदम सिंपल सी सबसे बेसिक वेरिएबल सेपरेबल, जो सबसे पहली वेरिएबल सेपरेबल पढ़ाई जाती है, वो इक्वेशन बनी और वहां से सॉल्व कर लिया। ठीक, चलो अब ये डेफिनेट इंटीग्रल का एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, और उसमें थोड़ा सा सीक्वेंस सीरीज इन्वॉल्व है। तो इसमें हमें ये 3 चीज़ें दे रखी हैं और ये जीपी में हैं, और हमें फिर n की वैल्यू बतानी है। n यहाँ पर क्या है, n एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, n क्या है, n एक नेचुरल नंबर है। ठीक, अब सबसे पहले देखो ये कितनी आसानी से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ये क्या दिया हुआ है, 0 से 1 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx, सॉरी 0 से n। ठीक, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x पीरियोडिक फंक्शन होता है, पीरियोडिक फंक्शन होता है, और उसका पीरियड कितना होता है, 1 होता है। तो हम 0 से n पूरा ना कैलकुलेट करके केवल 0 से 1 में कैलकुलेट कर लें और उसको n से मल्टीप्लाई कर दें, है ना। ये पीरियोडिक फंक्शन वाली प्रॉपर्टी पढ़ी होगी आपने डेफिनेट में, तो इसको लिख लें n टाइम्स 0 से 1 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx। अब बात समझना, 0 से 1 में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx कैलकुलेट करने के भी अपने पास 2-3 तरीके हैं। एक तरीका तो क्या है, सिंपल सा, कि इसको x माइनस बॉक्स x लिख के सोच लें। दूसरा तरीका ये है कि आपको अगर ग्राफ याद हो तो ग्राफ में एक ट्रायंगल बनता है 0 से 1 में, कैसा, कुछ इस टाइप का, है ना। ये 0 से 1 में ये डॉटेड लाइन है, तो 0 से 1 में ये एरिया कितना आ रहा है, हाफ आ रहा है, तो एक तो ऐसे पता कर सकते हैं, या फिर ये लाइन कौन सी होती है, ये लाइन होती है y बराबर x। तो 0 से 1 में हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं ना। तो ये कई तरीके हैं, तो जिससे भी आपका मन हो कैलकुलेट कर लेना। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को x लिखोगे, x स्क्वायर बाई 2 आएगा, 1 रखोगे तो 1 बाई 2 आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, n बाई 2 आ जाएगा।
दूसरी क्वांटिटी भी निकालना बहुत आसान है, इसके लिए तो हम पहली वाली की हेल्प ले लेंगे। 0 से n बॉक्स ऑफ x dx जो है, तो बॉक्स x होता है x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, तो इसको क्या लिख सकते हैं 0 से n x dx माइनस 0 से n फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx। ठीक, इतनी बात क्लियर। चलो, तो अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, फिर n रखेंगे तो n स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, माइनस ये अभी अभी कैलकुलेट करके आए कितना आया है n बाई 2, तो ये आ गया n स्क्वायर माइनस n बाई 2। तो अब ये तीनों क्वांटिटी किस में दे रखी है, जीपी में, कौन कौन, ये बीच में आएगा, मतलब एबीसी जीपी में तो बी स्क्वायर बराबर ऐसी होता है, तो इसका स्क्वायर बराबर इसका प्रोडक्ट इंटू इसका प्रोडक्ट, तो बीच वाले का स्क्वायर किया तो n स्क्वायर माइनस n का होल स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल्स टू, पहला वाला क्या आया था n बाई 2, तो n बाई 2 इंटू ये लास्ट वाला यानी कि 10 इंटू n स्क्वायर माइनस n। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। अब क्या करते हैं कि दोनों जगह से n कॉमन लेते हैं, तो n कॉमन लेंगे तो ये कितना आ जाएगा n इंटू n स्क्वायर, नहीं n कॉमन लेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, तो यहाँ पर n माइनस 1 कर लेंगे। चलो, तो ये आ जाएगा n का स्क्वायर बाहर आ जाएगा, इनफैक्ट क्योंकि n कॉमन ले रहे हैं, स्क्वायर लगा तो बाहर आ जाएगा, और ये आ जाएगा n माइनस 1 अपॉन 4 इज इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे भी एक n कॉमन लेंगे और n एक पहले से है तो कितना हो गया 5n स्क्वायर, तो 5n स्क्वायर इंटू n माइनस 1। ठीक है, देख लें एक बार कि कुछ ऐसा ही बन रहा है ना अपने पास, तो ऐसा ही बन रहा है, और बस यहाँ पर एक क्या है, यहाँ पर एक स्क्वायर। ठीक, तो अब ये इक्वेशन सही है, सिंपल सी है, ऐसी कोई समस्या होनी भी नहीं चाहिए। तो ये और ये कैंसिल हो गए और ये एक पावर कैंसिल हो गई, तो n माइनस 1 बराबर आ गया 20, तो n कितना आ गया 21 आ गया। तो अगेन सिंपल सा क्वेश्चन था, आई होप आपको क्लियर होगा। आंसर इज n इज इक्वल्स टू 21, तो ये शायद न्यूमेरिकल वैल्यू में आया था और सिंपल से कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हुए थे, एंड आई होप मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने इसको सही किया होगा।